लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या मतलब होता है? इसमें एक लफ्ज़ है कंजर्वेशन, ठीक है? कौन सा लफ्ज़ है? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन को उर्दू में कहते हैं बका। क्या कहते हैं? बका का मतलब होता है बाकी रहना, ख़त्म ना होना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मोमेंटम बाकी रहता है हमेशा, ये इसका कानून है। मोमेंटम ना तो पैदा होता है ना ख़त्म होता है, बल्कि वो हमेशा बाकी रहता है। इस कानून को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम से क्या मुराद है? हरकत की मिक़दार। अगर किसी ऑब्जेक्ट में हरकत की मिक़दार है तो वो कह रहे हैं वो हमेशा बाकी रहती है। क्या ऐसा होता है? क्या कोई हरकत करता हुआ जिस्म हमेशा हरकत करता रहेगा? नहीं, उसमें तो हरकत की मिक़दार ख़त्म हो जाती है, रेजिस्टेंस लगती है, हवा का दबाव लगता है, फ्रैक्शन की क़ुव्वत लगती है, और वो ऑब्जेक्ट चलते 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 रुक जाता है, उसका मोमेंटम ख़त्म हो जाता है। ये कह रहे हैं कि मोमेंटम ख़त्म नहीं होता, मोमेंटम हमेशा बाकी रहता है। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सिस्टम। क्या पढ़ना पड़ेगा? सिस्टम। सिस्टम को उर्दू में कहते हैं निज़ाम। क्या कहते हैं? निज़ाम से क्या मुराद है? कोई एक जगह जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस जगह का पूरा अंदरूनी इलाका, उसे आप क्या कहते हैं? निज़ाम। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी बीकर के अंदर, तो बीकर का ये जो अंदर का इलाका है, इसे क्या बोलेंगे? निज़ाम या सिस्टम। ये बात क्लियर हो रही है आपको? निज़ाम या सिस्टम। सिस्टम तीन तरह के होते हैं। एक कहलाता है क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। दूसरा कहलाता है क्लोज सिस्टम, और तीसरा कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम किसे कहते हैं? जिसमें एनर्जी और मैटर आ जा सकते हों। जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक पतीले में पानी रख के चढ़ा दिया चूल्हे पे। अब हमारा जो पतीला है, जिसको ढक्कन भी रख दिया हमने, ये हमारा सिस्टम है अंदर वाला। अच्छा, इसके अंदर हमने नीचे से जब आग जलाई है तो एनर्जी इसमें जा रही है, और वो जो पानी है वो उबल के भाप बन के बाहर भी जा रहा है, मैटर भी बाहर जा रहा है। मैटर वापस भी आ सकता है, मैटर जा भी सकता है, एनर्जी आ भी सकती है, एनर्जी जा भी सकती है। ऐसे सिस्टम को आप क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम। तो हमारा जो चाय बनाने वाली पतीली है, ये दरअसल क्या है? ओपन सिस्टम। ये बात क्लियर हो गई आपको? उसके बाद क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी तो आ जा सकती है, एनर्जी तो आ जा सकती है, लेकिन मटेरियल आ जा नहीं सकता। यानी ऐसा सिस्टम आपने बनाया है जिसमें एनर्जी तो दाखिल हो रही है, एनर्जी जा भी रही है, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है वो ना बाहर जा सकता है। जैसे सिलेंडर, गैस का सिलेंडर आप पैक कर दो बिल्कुल, अब उसमें क्या है? गैस ना बाहर जा रही है ना अंदर आ रही, जितनी है उतनी है, लेकिन एनर्जी आ जा रही है। जैसे टायर के अंदर भरी हुई हवा, ये कौन सा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम है। ना हवा बाहर जा रही है, ना बाहर की हवा अंदर आ रही है, लेकिन एनर्जी आ जा रही है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो एनर्जी अंदर चली जाती है उसके, जब कम गर्मी पड़ती है तो एनर्जी बाहर आ जाती है। तो जिसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती हो, मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता हो, ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम। जिसमें एनर्जी और मटेरियल दोनों ट्रांसफ़र हो सकते हो, उसे क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम। जिसमें ना एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती हो, ना ही मटेरियल ट्रांसफ़र हो सकता हो, ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे आपका थोड़ी, अगर मतलब 90% मिसाल है, वो है आपका थर्मास। क्या? थर्मास में आप चाय डाल देते हैं, चाय डाल के उसको बंद कर देते हैं पैक। अब थर्मास का सिस्टम ऐसा है जिसमें ना मटेरियल बाहर आ जा सकता है और ना ही एनर्जी आ जा सकती है, ठंडा नहीं होता उसमें, लेकिन वो भी 100% आइसोलेटेड नहीं है। 8 घंटे के बाद उसमें भी क्या होता है? एनर्जी उसकी भी बाहर थोड़ी बहुत
निकल जाती है। तो मिसाल है थर्मास की, लेकिन थर्मास भी 100% आइसोलेटेड नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें ना तो एनर्जी बाहर आ जा सकती हो, ना बाहर से अंदर आ सकती हो, ना अंदर से बाहर जा सकती हो, ना ही मटेरियल बाहर से अंदर आ सकता हो, ना ही मटेरियल बाहर अंदर से बाहर जा सकता हो। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं? एनर्जी आ जा सकती हो, मटेरियल आ जा नहीं सकता, उसको कहते हैं क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम किसे कहते हैं? एनर्जी भी आ जा सकती हो और मटेरियल भी आ जा सकता हो। हमारी जो ज़मीन है जिसमें हम रहते हैं, सही है, ज़मीन का गोला है पूरा, और फिर इसके ऊपर एक फ़ज़ा का दबाव है, एक हवा है ख़ास जगह तक, उसके बाद हवा ख़त्म हो जाती है। ये जो पूरा सिस्टम है, आपके ख्याल में ये कौन सा सिस्टम है? ओपन है, क्लोज है या आइसोलेटेड है? ओपन है, क्लोज है या आइसोलेटेड है? आइसोलेटेड का मतलब जिसमें ना एनर्जी बाहर से आ रही हो ना जा रही हो। हमारे पास तो एनर्जी बाहर से आ रही है सूरज से, तो आइसोलेटेड तो नहीं हुआ, सिर्फ एनर्जी आ या जा रही है, मटेरियल आ या जा नहीं रहा। ना बाहर से कोई मटेरियल आ रहा है, ना बाहर से कोई मटेरियल जा रहा है, लेकिन सोचा जाए तो आ भी रहा है। जो बाहर से जो शहाब साकिब गिरते हैं, पता आपको ये बात? ज़मीन के जो जिस ऑर्बिट में ज़मीन घूम रही है, आपने ये बात सही से नहीं पढ़ी मेरा ख्याल है। जो निज़ाम शमसी है, ये सूरज है, ये पहला ऑर्बिट है। ये कौन सा ऑर्बिट है? ये कौन सा है? तीसरे में ज़मीन घूम रही है ना? तो ये तीसरे ऑर्बिट के थोड़ा सा ऊपर एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में ऐसे पत्थर घूम रहे बहुत सारे, हज़ारों की तादाद में। वो पत्थर ऐसे नहीं इतने से, वो ऐसे जैसे पूरे कराची का शहर, ऐसे पत्थर घूम रहे हैं उस ऑर्बिट में, सही है। वो पत्थर कभी कभी क्या होता है, अपने ऑर्बिट से निकल के ज़मीन के करीब आ जाते हैं, तो ज़मीन के ऑर्बिट में आ जाते हैं, ज़मीन पे आके गिरते हैं, टकराते हैं, सही है। इत्तेफाक से अभी तक जितने टकरा रहे हैं सब छोटे छोटे टकरा रहे हैं। 5 किलो का टकरा गया, 20 किलो का टकरा गया। वो जब आ रहा होता है ना, ज़मीन के ऊपर आ रहा होता है जब, तो रास्ते में वो जल जाता है, रगड़ खा के वो राख बन जाता है। तो किसी दिन कोई बड़ा आ जाए ना अगर, वो जलते जलते भी क्या होगा, पूरा नहीं जलेगा, और आके जब ज़मीन से टकराएगा तो ज़मीन को तबाह कर देगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ज़मीन का जो सिस्टम है वो ओपन है, क्योंकि मटेरियल आ भी रहा है, वो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से नहीं जा रहा, लेकिन आप सोचें तो जा भी रहा है। हम बहुत सारे रॉकेट भेज रहे हैं, बहुत सारे सैटेलाइट भेज रहे हैं, ज़मीन के ऑर्बिट से बाहर ज़मीन के ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। तो बहुत गौर से देखा जाए तो ओपन लगता है, लेकिन ज़्यादातर क्या लगता है? क्लोज। क्लोज का मतलब ना मटेरियल आ रहा है ना मटेरियल जा रहा है, सिर्फ क्या आ जा रही है? एनर्जी आ जा रही है। आइसोलेटेड तो हमारी ज़मीन नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? 3 निज़ाम समझ में आ गए आपको? अब जब आप बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो आप बात करते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, एक आइसोलेटेड सिस्टम के, किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर रहते हुए उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा बराबर रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। इस कानून को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बात पकड़ में आई क्या? किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो सिस्टम के अंदर का मोमेंटम है वो ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, क्योंकि ना मास आ रहा है ना एनर्जी आ रही है, तो मोमेंटम जितना है उतना ही रहेगा। इस कानून को आप क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसकी मिसाल ले लें। फ़र्ज़ कीजिए कि हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, किसमें हैं, और आइसोलेटेड सिस्टम में ये 2 गोले हैं। इस गोले का मास है m1 और इसका मास क्या है? m2। यानी ये 4 किलो का, ये 5 किलो का फ़र्ज़ करें, और यहाँ ये वेलोसिटी से चल रहा है v1 और ये वेलोसिटी से आ रहा है v2। फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल के तौर पर देता हूँ, m1 4 किलो का है, सही है, और इसकी वेलोसिटी है 5, ये 5 की स्पीड से ऐसे जा रहा है, और m2 जो है वो 5 किलो का है,
और इसकी जो स्पीड है यहाँ आने की वो 4 है। ये वाला गोला, ये दोनों गोले हैं, कौन से सिस्टम में रखे हुए हैं? ये फर्स्ट करो, ये कमरा है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब ना एनर्जी अंदर दाखिल होगी ना एनर्जी बाहर जाएगी, ना मटेरियल बाहर से अंदर आएगा और ना मटेरियल, और इसमें मटेरियल ये 2 ही गोले हैं बस। ये सपोज करें आप, इसका मास कितना है 4 kg, इसका वाली वेलोसिटी कितनी चल रहा है 5, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया 20। इसका मोमेंटम कितना हो गया? मोमेंटम किसे कहते हैं? मास और वेलोसिटी का मल्टीपल। इसका भी मोमेंटम कितना हो गया 20। सही है। टोटल कितना हो गया दोनों का मोमेंटम? 40। टोटल मोमेंटम दोनों का कितना हो गया? 40। हम बोलेंगे भाई सिस्टम के अंदर जो चीज़ मटेरियल है उसका टोटल मोमेंटम कितना है? 40। ये बात क्लियर हो गई? अब क्या होता है, ये दोनों टकरा जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे टकरा गए। ये M1 है, तो ये कौन सा है? हाँ, ये इनकी ऐसे हो गई टक्कर। टकराने के बाद ये वापस ऐसे निकले, टक्कर खा के वापस निकले। ये M1 निकला, ये वेलोसिटी निकली U1, वेलोसिटी इसकी चेंज हो गई। तो ये M2 निकला, इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई, क्या हो गई? U2 हो गई। वैल्यूज़ में ऐसे सपोज करें कि जब टकराया, टकरा के जब वापस निकला तो इसकी स्पीड बढ़ गई, कितनी हो गई? 6। और मास इसका कितना है? 4 ही। स्पीड हो गई 6, स्पीड मैं किससे ज़ाहिर कर रहा हूँ? U1 से। और मास कितना है? 4। सही है। और जब ये निकला, इसका मास कितना है? 5। मास कितना है? 5। ये वेलोसिटी से निकला लगभग 3.2। ठीक है। अब इसका टोटल मोमेंटम कितना हो गया? 24। इसका टोटल मोमेंटम कितना हो गया? और इसका टोटल मोमेंटम कितना हो गया? 3.2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। पहले टोटल मोमेंटम कितना था दोनों का? 40। अब कितना हो गया? 24 और 16 40। बज़ाहिर मोमेंटम चेंज हुआ, इसका मोमेंटम पहले कितना था और अब कितना हो गया? इसका मोमेंटम पहले कितना था, अब कितना हो गया? बज़ाहिर तो मोमेंटम चेंज हुआ है, लेकिन टोटल मोमेंटम चेंज इसमें जितना बड़ा है वो उससे दरअसल कम हो के इसमें आ गया है। समझ में आ रही बात आपको? इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, जो निज़ाम के अंदर जितनी चीज़ें हैं उनका टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस कानून को आप क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सही है। इसको हम अगर मैथ की ज़बान में ज़ाहिर करें तो हम यूँ कह सकते हैं, टकराने से पहले का मोमेंटम, टकराने से पहले की बात करें तो पहले जिस्म का मोमेंटम कितना था? ये था ना M1 V1, ये पहले का मोमेंटम है। ये किसके बराबर था? 20 के। दूसरे का मोमेंटम क्या था? उसको लिख सकते हैं ऐसे M2 V2। ये किसके बराबर था? कुल मोमेंटम। कुल मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं? दोनों को जमा कर लें। मैथ की ज़बान में यूँ लिखेंगे M1 V1 प्लस M2 V2। ये किसके बराबर आएगा? 40 के। ये बात हो रही थी किससे? टकराने से। फिर क्या हुआ? टकरा गए। आपको कौन सी बात कर रहे हैं? टकराने के बाद, टकराने के बाद पहले जिस्म का मोमेंटम क्या है? पहले का मोमेंटम होगा M1 इंटू U1 मैथ में।
m1 इंटू, और वो कितना था 24। दूसरे का मोमेंटम क्या होगा, दूसरे का मोमेंटम मैथ में कैसे लिख सकते हैं, m2 u2, ये किसके बराबर था 16 के। कुल मोमेंटम मैथ में कैसे लिख सकते हैं, कुल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, और ये किसके बराबर आ गया 40। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के, वो हमेशा क्या होता है बराबर होता है, सेम रहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को मैथ की ज़बान में कैसे लिख सकते हैं, ये टकराने से पहले का कुल मोमेंटम है m1 v1 प्लस m2 v2, बराबर होगा किसके हमेशा m2 u1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2। ये किसको शो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को शो करता है। पकड़ पाया आप क्या बात, इसमें बोलना क्या ज़रूरी है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में ये बोलना इंतहाई, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, ना बढ़ता है ना ज़्यादा होता है। हाँ अंदर क्या हो रहा होता है, किसी का बढ़ रहा होता है किसी का, लेकिन टकराने से पहले चीज़ें जो टकरा रही हैं उनसे पहले का मोमेंटम और उसके बाद का टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। इसको ऑफ करें और उतारें इसे। ठीक है जी। तो अब मोमेंटम में, मोमेंटम जो है वो, इसको कैरम बोर्ड खेलते हैं हम, सही है। कैरम बोर्ड में हमारा एक स्ट्राइकर होता है और गोटियाँ होती हैं। आप स्ट्राइकर को यहाँ से फेंकते हो, तो दरअसल आप अपने बॉडी से उस स्ट्राइकर में क्या डेवलप करते हो, मोमेंटम। उसमें मोमेंटम आ जाता है, वो हरकत करने लगता है। अच्छा, जाके वो टकराता है किससे, पीस से, है ना, गोटी से। तो वो क्या करता है, अपना मोमेंटम थोड़ा सा उसको ट्रांसफ़र कर देता है। इसको देखो ऐसे समझो, ये आपका स्ट्राइकर है, ये आपका जो है वो गोटी है, ये रुका हुआ था, ये भी रुका हुआ है। हमने यहाँ से इसको क्या करा, मारा। जैसे ही मारा हमने इसका कुछ मास था, इसका भी कुछ मास था, हमने इसको कुछ वेलोसिटी दी, ऐसे धक्का मार के v1, ठीक है। तो इसका मोमेंटम क्या डेवलप हो गया, m1 v1। समझ में आ रही बात। मिसाल के ऊपर इसका मास है 1 किलो, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 1 किलो तो होता नहीं है, स्ट्राइकर तो 1 किलो से कम होता है। आप इसको ले लो 20 ग्राम, 50 ग्राम, स्ट्राइकर कितने का है, 50 ग्राम। इसको वेलोसिटी आपने यहाँ से ऐसे दी, वो दी आपने 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम डेवलप हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप मोमेंटम निकालेंगे। फर्स्ट करो इसका मोमेंटम आ गया 50, मैं मिसाल दे रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं कर रहा, मिसाल क्या दे रहा हूँ 50, और यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड। ये हमने यहाँ से ऐसे दिया, ठक करके 50 मोमेंटम दे दिया। अच्छा, इसका मोमेंटम क्या है, इसके बेचारे की वेलोसिटी तो क्या है, 0 है, तो इसका मोमेंटम भी क्या है, 0 है, इसमें तो हरकत नहीं है। ये आप आ रहा लेके क्या अपने साथ 50 का मोमेंटम, अभी इसको टकराता है। जैसे ये टकराता है ये भी चलने लगता है और ये भी चलने लगता है, तो ये अपना थोड़ा सा मोमेंटम इसको दे देता है, सही है। फर्ज करो कि जब ये निकलता है यहाँ से तो इसका मोमेंटम 20 होता है, तो टकराने के बाद जब ये निकला तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, अब इसका कितना रह गया होगा, 30। ये ऐसे सोचना है आपको कि इसने अपने मोमेंटम में से कुछ मोमेंटम किसको दे दिया, दूसरे को दे दिया, दोनों का टोटल मोमेंटम क्या हुआ, सेम। लेकिन आप कैरम बोर्ड पे काम कर रहे हो, तो कैरम बोर्ड क्योंकि एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, लिहाजा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि टकराने से पहले का टकराने के बाद का मोमेंटम सेम हो, क्योंकि कुछ मोमेंटम कहाँ जा रहा है, रगड़ में जा रहा है, फ्रिक्शन में बर्बाद हो रहा है। टकराने के बाद इसको भी रगड़ मिलेगी,
इसका भी कुछ ना कुछ मोमेंटम ज़ाया होगा, इसका भी कुछ ना कुछ मोमेंटम ज़ाया होगा। हो सकता है टकराने से पहले इसका 50 हो, टकराने के बाद इसका 30 हो, इसका 15 हो, दोनों को जमा करें तो क्या है 45। 5 कहाँ गया? 5 सिस्टम में चला गया, रगड़ में चला गया, जो रुकावटें आ रही थी उसको बैलेंस करने में चला गया। समझ में आ गई बात आपको? एक बात यही उसूल आपको उसमें भी लगाना है। क्या खेलते हैं वो? स्नोकर। स्नोकर में भी आप क्या करते हैं, जो गोला होता है उसको क्या देते हैं? मोमेंटम, और वो जाता है और जाके टकराता है। सही है? स्नोकर के खेल का एक उसूल याद रखें। अगर आप स्नोकर खेलते हैं तो एक उसूल याद रखें कि जब भी दो गोले आपस में टकराते हैं, क्या करते हैं? तो वो टकराने के बाद जब निकलेंगे तो या तो वो एक ही लाइन में रहेंगे, और अगर वो एक लाइन में नहीं रहेंगे तो टकरा के जब वो निकलेंगे ना दोनों, तो दोनों हमेशा 90 डिग्री के एंगल से निकलेंगे। ये अगर इधर निकलेगा, यहाँ से गोला आया था और ये टकराया है, तो ये अगर इधर निकला है तो दूसरा कहाँ निकलेगा? इसके 90 डिग्री के एंगल पे निकलेगा, दूसरा यहाँ निकलेगा। टक्कर खाने के बाद दोनों गोलों का जो निकलना होगा उसके दरमियान हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। कभी भी टक्कर खा के गोले ऐसे नहीं निकलेंगे, ये गोला यूँ निकल रहा है और ये गोला यूँ निकल रहा है, ऐसे नहीं निकलेंगे। टक्कर खा के हमेशा कैसे निकलेंगे? 90 हमेशा। ये उसूल जिन लोगों के जहन में होता है वो खेलते वक्त ये अंदाज़ा करते हैं जब मेरा गोला इससे टकराएगा तो टकरा के ये तो जाएगा यहाँ, तो ये दूसरा जो जाएगा वो कहाँ जाएगा? या तो वो खड़ा हो जाएगा, रुक जाएगा, या वो उसी की डायरेक्शन में जाएगा। 3 डायरेक्शन, या तो रुक जाएगा, या जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में गोला जाएगा। या अगर टकरा के 2 अलग डायरेक्शन में निकलेंगे तो लाजमी कैसे निकलेंगे? 90 डिग्री के एंगल से निकलेंगे। ये बुनियादी, इसको हम साबित कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग मैट्रिक में हो अभी, इसलिए हम इसे प्रूफ नहीं, 9th में हो। फर्स्ट ईयर में जब आप जाओगे तो वहाँ इसका प्रूफ आएगा कि टकराने के बाद जब गोले निकलते हैं या तो उनके दरमियान एंगल 0 होता है या फिर 90 डिग्री होता है। इसके अलावा कोई दूसरा एंगल नहीं हो सकता। ठीक है, रोक दें इसको। बस भाई, ये हो गया।